Assalamu alaikum students. Here we are going for today's lecture, which is all about for loop. So we are going to start that what is for loop and what is logic behind that. We are moving toward the next slide. जनरेट सीरीज का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सीरीज जनरेट करके दिखाऊँ। हाँ, इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे कोई सीरीज़ जनरेट करके दें या कोई सीरीज़ बना के दें, और सीरीज़ जैसे कहा जाए मिसाल तौर 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू मुझे सीरीज़ बना के दें, तो आपके जहन में आएगा सर मैं आपको C++ के ज़रिए सीरीज़ तो बना के दूँ, मगर कहाँ तक? तो मैं आपसे कहूँगा मुझे लेट सपोज 10 तक दे दो आप, तो आप कहोगे ठीक है सर 10 तक तो हो जाएगा। 10 तक कैसे हो जाएगा? आप सिंपल से और क्या करोगे, उस सी आउट में अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज़ ठक करके रख दोगे। ठीक है, इस तरीके से अगर रख दोगे तो मेरे पास एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप एक सीरीज़ बना लोगे और मुझे ये आंसर मिल जाएगा। अब मैं कहूँ कि नहीं, अब मुझे सीरीज़ बना के दे 1 से लेके 10,000 तक, हमारी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हम लेट सपोज देखते हैं कि क्या हम सी आउट से रहते हुए सिर्फ नंबर को जनरेट कर सकते हैं, ये क्या हमारे पास इनफ होगा, या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो कि बस मैं एक बार लिखूं और जितनी बार उसको बढ़ाना चाहूँ 10,000 20,000 25,000 वो ऑटोमेटिक जनरेट करके दे, एक सीरीज़ बना के दे जिस मुताबिक मैं सीरीज़ उसको कहूँ। ठीक, या फिर मुझे बार बार सी आउट में एक सीरीज़ को रखना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे 10,000 बार मुझे लिखना हो, मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे 10,000 बार सीरीज़ बना के दो, तो आप सोचो कितनी बार 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 100 200 300 400 404 402 इस तरह लिखते लिखते 10,000 तक पहुँचा बोल। तो कहने का मकसद डिपेंड करता है हम सीरीज़ किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। अभी हम मकसद समझ रहे हैं कि सीरीज़ को बनाने का तरीका जो है बहुत और भी हमारे पास है, मगर एक लेंदी है, मतलब अगर सी आउट में आपसे कहूँगा मुझे बनाओ तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कोई और भी तरीके हैं जिससे हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी बिल्कुल शॉर्टकट में। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 10,000 की सीरीज़ तो चाहिए, ठीक है, मगर जो है स्टार्टिंग सीरीज़ में अपनी तरफ से दूँ। डेफिनेटली हम जब भी काम करें डायनेमिक भी कर रहे होते हैं, डायनेमिक की वैल्यूज हमें चाह के काम होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे C++ में एक प्रोग्राम बना के दो जिसकी स्टार्टिंग सीरीज़ जो है मेरे मुताबिक जो मैं चाहूँ वो वहाँ से स्टार्ट हो, और जब एंड सीरीज़ में बताऊँ तो वहाँ तक वो एंड हो। ठीक, वो सीरीज़ चाहिए लेट सपोज 5 से लेके और एंड जो उसकी एंड सीरीज़ हमारे पास जाए 100 तक जाए। और यहाँ पर लेट्स आपने सी आउट लिखा, ठीक, और सी आउट में आपने क्या दे दिया, प्रोग्राम में यहाँ प्रोग्राम दे दिया, और 5 से लेके आपने बढ़ाते बढ़ाते 6 7 8 लिखते 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 आपने 100 तक लिख दिया। ठीक, ओके, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, चलें आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 5 से लेके 100 तक आ जाएगा। दोबारा जो है मैं चाहता हूँ कि भाई ये 2 से लेके अब चले 10 तक, तो अगर आप प्रोग्राम को क्या यहाँ तो फिर दोबारा इसको मिटाओगे सारे को, और फिर दोबारा जो है आप इसको लिखते लिखते कहाँ तक लिखोगे, 10 तक लिख लोगे। ठीक है, तो बार बार आपको क्या करना पड़ा, सी आउट को मिटाना और लिखना पड़ रहा है, उसमें से एडिटिंग करनी पड़ी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम एक बार लिखो और फिर वो अपने हिसाब से चेंज होता जाए डायनेमिक। तो ये तो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी जब तक आपको कोई और दूसरा कोई टूल दिया जाए। ठीक है, पड़ेगा टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो जिससे नंबर को सीरीज आपके मुताबिक हो और बार बार हमें सी आउट को चेंज ना करना पड़े। आपको कहूँ कि मुझे सीरीज जनरेट करके दो भाई और नंबर्स की, जिसकी सीरीज में अपने मुताबिक बताऊँ। जब भी मैं अगर 5 हो, अगर मैं कहूँ कि 5 से ये स्टार्ट हो और एंड जो है वो 13 पे हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक मुझे रिजल्ट पे क्या दिखा दे, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 12 एंड ये 13। इस तरह मुझे ये इस तरीके से मुझे ये स्क्रीन पर दिखा दे। मगर फिर अगर मैं प्रोग्राम को चेंज करूं और मैं कहूं कि मुझे अब जो है वो 12 से जो है लेके मुझे 17 तक दिखा दे, तो मुझे अब सी आउट में मसला हो जाएगा। अब मुझे प्रोग्राम को दोबारा सी आउट में सारा चेंज करना पड़ जाएगा। तो मेरा प्रोग्राम डायनेमिक नहीं होगा, स्टैटिक होगा, कि मुझे बार बार कोड में जाके सी आउट में चेंज करनी पड़ रही है वैल्यू। तो कहूँ कि मुझे जनरेट करके दे इस टाइप की सीरीज़ कि चलें आप सी आउट में अंदर ये वैल्यूज तो डाल देंगे,
इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ ये भी मुझे करके दो तो ये भी आप सी आउट में कर लोगे। पर मैं चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्रोग्राम लिखो ये ऑटोमेटिक बन जाए, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि इस टाइप का मुझे पिरामिड या ट्रायंगल बना के दें तो आप मुझे ये भी एक प्रोग्राम के ज़रिए आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार आप उसको स्टेटमेंट में बता दोगे वो ऑटोमेटिक उसको जनरेट करेगा। इसी तरीके से आप उसे कहोगे कि ये डायमंड शेप दिखा दे तो इस तरीके वो डायमंड शेप दिखा देगा। आपकी स्क्रीन पे लिखा है 5, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 1 और उसके बाद मैसेज आ जाए कांग्रेचुलेशन यू वन दुबई एयर टिकट। तो ये जो है उल्टी गिनती लिखना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये कैसे मैं लिखूं और उसके बाद लिखा है ये। फॉर लूप बेसिकली अपने पास एक कैपेबिलिटी रखता है, एक सलाहियत रखता है कि इस ब्लॉक को रिपीट किया जा सके, ठीक है ना, एक गिविंग कंडीशन की बेस पर, ठीक है, एक कंडीशन दी जाएगी, उस बेस पे ये क्या करेगा वहाँ तक इस ब्लॉक को चलाता रहेगा, ठीक है, इस ब्लॉक को रिपीट करता रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे फॉल्स होगी इस वाले ब्लॉक को छोड़ देगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर मतलब कौन से पैरामीटर्स आएंगे उसको देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी उसको देखते हैं। तो एक पैरामीटर का नाम है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई आप जो है कोई वैल्यू जो है डिक्लेयर करें और कोई वैल्यू असाइन कर दें किसी को। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है ये 1 जो है हमने आई को असाइन कर दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है। और डिक्लेरेशन किसे कहते हैं कि सिर्फ इंटीजर आई लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं इंटीजर आई लिख देता हूँ तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा। समझ बात आई, ये हो गया है डिक्लेरेशन। पर अगर मैं इस तरीके से करता हूँ इसका मतलब हो जाएगा कि ये डिक्लेयर भी हो रहा है और साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी हो रही है, असाइन भी हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन भी किया जा सकता है और डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन भी किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर समझ में होंगे। इनिशियलाइजेशन जो है यहाँ पर फिर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं, इस ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं इंट वेरिएबल इक्वल टू 1। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू जो है हम वेरिएबल 1 को असाइन कर रहे हैं। या फिर मेरा दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर बाहर इस फॉर लूप से बाहर ऊपर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूँ और यहाँ जाके उसको वैल्यू दे दूँ, इनिशियलाइजेशन कर दूँ। तो ऐसा भी मुमकिन है। और एक और चीज़ भी मुमकिन है वो बता दूं मैं आपको कि मैं जो है यहाँ पर वैल्यू दे दूं और यहाँ पर सिर्फ, तो ऐसा भी मुमकिन है कि मैं जो है बाहर यहाँ पर से फॉर लूप से बाहर या ऊपर उसके फॉर लूप से ऊपर मैं इसको डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन कर दूं, वैल्यू दे दूं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिख दूँ। उसके बाद हमारे पास होता है कंडीशन। दूसरा पैरामीटर कौन सा है, कंडीशन। हमें पता है कंडीशन क्या होती हैं, हमने कंडीशन ऑपरेटर्स पढ़े हैं। कंडीशन ऑपरेटर कौन से होते हैं, उसमें इक्वल साइन होती है। ये इक्वल टू जो बेसिकली आप देख रहे हैं, ये इक्वल टू साइन क्या करती है, अपने पास दो चीज़ों को कंपेयर कर रही होती है, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों चीज़ों में कंपेरिजन कर रही होती है कि क्या वो बराबर हैं। इस तरह के दूसरे ऑपरेटर हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। तो दो ऑपरेटर हमारे पास और आ गए। इसी तरीके से हमारे पास सिर्फ ये नहीं और भी ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है और हमारे पास है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन और नॉट इक्वल टू साइन, ठीक। तो ये क्या करते हैं कि ऑपरेटर ये हो सकता है दो वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल को कंपेयर करवाएं, हो सकता है कि ये सेम वेरिएबल को भी कंपेयर करवाएं, ठीक है। हो सकता है कि ये सेम वेरिएबल को भी कंपेयर करवाएं और ये भी हो सकता है कि ये दो नंबर्स को कंपेयर करवाएं और इस तरीके से भी हो सकता है एक नंबर को एक वेरिएबल के साथ कंपेयर करवाएं। जब भी कोई चीज़ कंपेयर करवा दी जाती है तो दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे इंसान को इंसान से कंपेयर किया जाएगा, इंसान को जो है फरिश्तों से कंपेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अलग ही मखलूक है, वो अलग ही सिस्टम है। इस तरीके से नंबर जो है, जो हमारे पास जो चीज़ दूसरी कंपेयर होगी वो भी क्या हो जाए, उसका टाइप होना चाहिए, वो भी कोई नंबर होना चाहिए। और वो जैसे इसका टाइप क्या है, इसका टाइप पर लिखा हुआ है जैसे इंटीजर, तो हमेशा इंटीजर जो होगा नंबर इंटीजर के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है फ्लोट की वैल्यूज के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। समझ आ रही बात। तो जिस टाइप की डेटा कंपेयर करवा रहे हो उसी टाइप की डेटा आपको दूसरी साइड में रखनी पड़ेगी, ठीक।
तो इसी तरीके से आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल 1 लिखते हैं और हमें कहा गया इस कंडीशन में कोई ना कोई ऑपरेटर यूज होगा। हमने यहाँ लगा दिया लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और हम किसके साथ कंपेयर करें, कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। हम यहाँ पर 10 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा पैरामीटर भी कंप्लीट। और उसके बाद हमारे पास पैरामीटर आ जाता है इंक्रीमेंट का, यहाँ लिखा हुआ इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट से क्या मुराद, अगर मैं आपसे कहूँ इंक्रीमेंट से क्या मुराद, तो इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही है, जो रेड साइन में लिखी हुई यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि आई के साथ आप आई को 1 2 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो स्टोर करवा सकते हैं आपको वैल्यू, ठीक है। उस तरीके से अगर मैं इस प्रोग्राम को इस तरीके से करूँ तो अभी आप बोलेंगे सही है, हमने 2 वैल्यूज को प्लस किया और उसके बाद हमने आई को स्टोर करवा दिया। 1 को प्लस करवाया 2 के, उसके बाद इसमें अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई। मैं आपके सामने लिख भी रहा हूँ कि मैंने पहले इनिशियल डिक्लेयर कर दिया, फिर आई को प्लस कर दिया 2 के साथ, ठीक है, और फिर आई को मैंने इक्वल कर दिया 2, फिर मैंने आई के साथ 2 + 1 कर दिया। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, यहाँ पर जवाब आ जाएगा 3। आई के पास क्या आ जाएगा, आई के पास आ जाएगी वैल्यू 3। मगर क्या हम इसी स्टेटमेंट में क्या हम इस तरीके से लिख सकता हूँ मेरे स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू आई + 1, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 तो मुझे समझ में आ रहा है, प्लस का साइन का मतलब है कि हमारे लेफ्ट एंड राइट कोई ना कोई ऑपरेंड्स होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऑपरेंड है। आई के पास क्या पड़ा हुआ है, आई के पास पड़ा हुआ है 2, ठीक है। हम इस स्टेटमेंट को अगर भूल अभी इग्नोर करते हैं, आई के पास पड़ा है 2, तो यहाँ आई के बदले क्या आ जाएगा, आई के जब कंपाइलर चलाएगा तो आई की वैल्यू लिख देगा 2, ठीक है, और उसके बाद स्टोर कर देगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? इसी सेम स्टेटमेंट को, इस सेम स्टेटमेंट को अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं आई, मैं बार बार इतनी बड़ी रकम लिखने के बजाय अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो मतलब भी सेम हो जाता है। मतलब कहने का कि ये लिखना और ये लिखना दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि भाई आई में 1 प्लस कर दो और उसके बाद आई में स्टोर करवा दो, तो ये बात भी सेम रहेगी कि आई है प्लस करो किसके साथ, इस 1 का मतलब है 1, तो मतलब होगा कि 1 प्लस कर दो किसके साथ, आई के साथ, और दोबारा आई में अंदर स्टोर कर दो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका लिखना और इसका लिखना बिल्कुल सेम होता है, और इंक्रीमेंट जो होनी है, बढ़ना सिर्फ 1 वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 वैल्यू बढ़ना है, ठीक है। और कौन सी, जब आई को वैल्यू आपको असाइन कर दोगे। इस सबको मैं हटा देता हूँ। अब मैं अगर लिखता हूँ तो मेरे पास जवाब सी आउट लिखकर मैंने आई लगा दिया। अब मुझे जवाब क्या आएगा, तो स्क्रीन पर लिखा आएगा, आउटपुट आएगा 3। क्यों 3 आया, क्योंकि मैंने कहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आई में प्लस कर दो 1, उसके बाद किसमें स्टोर कर दो, आई में स्टोर कर दो। तो आई के पास पड़ा हुआ है 2, आई के पास पड़ा हुआ है 2, और ये दोनों को प्लस कर दोगे हो जाएगा 3, और आई के पास अब वैल्यू आ गई 3, क्योंकि मैंने कहा था इसका मकसद, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो कि हमारे पास लेफ्ट एंड राइट साइड दो कोई ना कोई नंबर होने चाहिए या वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको पता है वैल्यू हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। तो मैं, और उसके बाद में इस वाले ऑपरेटर, ये क्या मैं यहाँ पर बेटा, क्या मैं यहाँ पर वेरिएबल 1 लिख सकता हूँ, मुझे बताइए। आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। तो मेरे पर वेरिएबल 1 यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस साइन वही रही, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं ये कोई वैल्यू या वेरिएबल लिख सकता हूँ। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया, वेरिएबल 1 प्लस, उसके बाद डेफिनेटली ये वेरिएबल जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो किसी में वैल्यू जानी चाहिए। तो मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेरिएबल 1 को असाइन कर सकता हूँ, जा सकती है। ये C++ के रूल के मुताबिक है, ठीक है। कंपाइलर सी पे कोई एरर नहीं देगा। तो ये वैल्यू चली जाएगी इसके अंदर। इसी स्टेटमेंट को, बिल्कुल इसी स्टेटमेंट को अगर मैं एक शॉर्टकट वे से लिखूं तो वो हो जाएगा वेरिएबल प्लस प्लस। सेम मतलब होगा इसी का ये वाला, या मैं लिखूं इस तरीके से या मैं लिखूं इस तरीके से, इसका भी मतलब वही होगा जो ऊपर हमने ये वाली लाइन लिखी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी ये वाली लाइन। तो समझे इसमें भी वही चीज़ हो रही है। वेरिएबल 1 में प्लस होगा 1, ये जो रिप्रेजेंट करेगा 1 रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस हो जाएगा किसके साथ, वेरिएबल 1 के साथ, और उसके बाद असाइन भी इसी में होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं।
और एक थोड़ा सा लास्ट में आपको समझाने के लिए, अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। प्लस इसका मतलब होगा प्लस, और उसके बाद जो हमारे ये वाला प्लस है इसका मतलब जो होगा वो होगा 1। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब प्लस नहीं होगा, इसका मतलब होगा 1। और इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड भी कोई लिखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया वेरिएबल 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल 1 प्लस 1। इसका मतलब क्या है, इस वाले जो पूरी टर्म का मतलब हो जाएगा ये वेरिएबल 1 प्लस 1। और ये वैल्यू जब सॉल्व हो जाएगी इसमें जो भी, मगर उससे पहले ये जो वैल्यू है वो किस में स्टोर भी होनी है, तो हमने इक्वल साइन लगाया और दोबारा हमने वेरिएबल 1 में स्टोर करवा दिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल 1 में जो वैल्यू पड़ी होगी, अभी यहाँ पर क्या पड़ी हुई है, हमने ऊपर दी हुई है 1, तो हो जाएगी ये 1, ओके, और ये प्लस होके क्या हो जाएंगे, किसमें स्टोर हो जाएंगे, वेरिएबल 1 में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट अगर हम नहीं लिखते हैं और हम डायरेक्ट अब सी आउट कर लेते हैं और हम लिखते हैं वेरिएबल 1 और इसको चलाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, जवाब आ जाएगा 2। यही सेम सिचुएशन हमारे पास माइनस के लिए भी होगी। या मैं स्टेटमेंट इस तरीके से लिखूं या मैं इसको इस तरीके से लिखूं, बात एक ही होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, वेरिएबल 1 में से एक को माइनस किया जा रहा है, उसके बाद इसको स्टोर किया जा रहा है वेरिएबल 1 के अंदर, तो वही चीज़ होगी। शॉर्टकट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर जगह पे हमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती हैं। कोई हमारे पास ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं जो एक ही वर्ड में वो सारी बात कह देते हैं, तो अच्छी लैंग्वेज वही होती है जो कि शॉर्ट लफ्ज़ों में पूरी बात कह दें, हमें ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना पड़े किसी बात को समझाने के लिए। चले, तो पर्पज़ होता है हर चीज़ का इस्तेमाल करने का, तो यहाँ पर इनको ये इसलिए बनाया गया कि कहीं पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेरिएबल 1 प्लस प्लस, ठीक है, इसका मतलब होगा क्या कि वेरिएबल 1 में प्लस कर दो और उसके बाद वेरिएबल 1 में वो स्टोर भी करवा दो। आगे स्लाइड चलाते हैं हम अपनी। इस स्लाइड में हमारे पास एक और स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर पड़ी हुई है, वो क्या करेगा, सी आउट है, और हमने सी आउट में क्या कर दिया, सी आउट के अंदर हमने वेरिएबल 1 को लिख दिया, तो जो भी वेरिएबल 1 की वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको फॉर लूप के अंदर जो आर्गूमेंट्स हमने पास करवाए वो समझ में आ गए होंगे, और इसके अलावा जो सी आउट जो ब्लॉक के अंदर लिखा है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, पहली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसमें इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट में हम कोई क्या करवा रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं। और तीसरी में स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और चौथी स्टेटमेंट में हम क्या उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है आप इन चारों चीज़ों से अब अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, हो सकता है मुझसे कहें कि सर पहला ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा और चौथा ये चलेगा। चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहली तो ठीक है, आपके वेरिएबल की पहचान होगी कि वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। दूसरी बार आपकी कंडीशन के ऊपर चेकिंग होगी कि कंडीशन आला ठीक है या गलत है, या ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, हमारे पास चलेगी ये वाली स्टेटमेंट ब्लॉक अंदर वाली, उसके बाद चलनी है ये वाली इंक्रीमेंट वाली। उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जीक्यूशन समझ में आ गई होगी। कोशिश करते हैं, हमने पहले चेक कर दिया कि भाई वेरिएबल में अंदर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास लिखा है वेरिएबल के अंदर आपके पास एक वैल्यू पड़ी हुई है। उसके बाद हमने चेक किया कि कंडीशन चेक करें, क्या कंडीशन सही है, क्या 1 कम है 10 से, हाँ भाई 1 कम है 10 से, लिखा है यहाँ पर 1 जो है 10 से कम है या बराबर है। दो स्टेटमेंट इनडायरेक्टली देखा जाए तो दो ऑपरेटर हैं, तो दो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि वेरिएबल 1 जो है लेस है या बराबर है। इसका मतलब होगा कि हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि 1 जो है हमारे पास कम है 10 से। तो उसके बाद हमें आना पड़ेगा आपकी थर्ड स्टेटमेंट की तरफ, जो कि हमारे ब्लॉक स्टेटमेंट है। इस तरफ एग्जीक्यूशन चली जाएगी और हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा, क्योंकि हमने सी आउट को यूज किया है। आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि हमारा अब एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगी, अब एग्जीक्यूशन चली जाएगी यहाँ इंक्रीमेंट की तरफ आ जाएगी।
इंक्रीमेंट क्या करेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल 1 है, उसमें इंक्रीमेंट लगा दिया, इसका मतलब होगा 1 जो है वो प्लस करो किसके साथ, वेरिएबल 1 के साथ, और उसके बाद आप क्या कर दो, क्योंकि वेरिएबल 1 में जो है 1 पड़ा हुआ है, हमने यहाँ 1 लिख दिया, उसके बाद इसको असाइन कर दो या स्टोर करवा दो वेरिएबल 1 में। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब वेरिएबल 1 में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। एग्जीक्यूशन अब हमारी फर्दर मूव होगी, कहाँ पर मूव होगी, कंडीशन की तरफ चेक किया जाएगा, क्योंकि वेरिएबल 1 में अब हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। तो लिखा है क्या, जो 2 है वेरिएबल के पास जो वैल्यू पड़ी है 2 कम है 10 से या बराबर है, तो हम कहेंगे बराबर तो नहीं है, कम से कम 10 से कम है। तो दोनों ही यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, हम इसमें कोई भी एक भी ट्रू होगी तो भी ये ब्लॉक ट्रू की रिजल्ट दिखाएगा। तो हमारा क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल 1 है वो कम है 10 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारे पास एग्जीक्यूशन चली जाएगी इस ब्लॉक के अंदर। तो ये ब्लॉक वाली स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा, तो ब्लॉक की स्टेटमेंट को रन करेगा और ब्लॉक में लिखा हुआ है सी आउट, तो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखा देगा वेरिएबल 1 में वैल्यू। तो वेरिएबल 1 में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, वेरिएबल 1 में वैल्यू पड़ी हुई है 2। तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन में लिखा देगा 2। अब हमारे पास एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगी, इंक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट क्या करेगा, इंक्रीमेंट जो हमने कहा था, इंक्रीमेंट जो है एक वैल्यू बढ़ा देगा। एक वैल्यू बढ़ाने का मकसद वेरिएबल में प्लस प्लस करने का मकसद है कि हमारे पास एक प्लस कर दो वेरिएबल 1 में। वेरिएबल 1 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, वेरिएबल 1 में हमारे पास 2 पड़े हुए हैं, तो 2 को प्लस को 8 कर दो, ये हो जाएगा 3। उसके बाद इसको असाइन कर दो वेरिएबल 1 में, इसको स्टोर करवा दो। तो अब हमारे पास वेरिएबल 1 में वैल्यू पड़ी है 3। जैसे 3 आ जाएगी उसमें अंदर, अब एग्जीक्यूशन मूव हो जाएगी, कंडीशन के पास आ जाएगा वो ब्लॉक। फिर ये कंडीशन चेक किया जाएगा कि क्या वेरिएबल 1 कम है या बराबर है 10 के। तो भाई वेरिएबल 1 में पड़ा हुआ है 3, तो डेफिनेटली वो कम है 10 से, और ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब क्या करे, तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक चलेगा, इस ब्लॉक में लिखा हुआ है सी आउट वेरिएबल 1। तो वेरिएबल 1 में क्या पड़ा हुआ है, वेरिएबल 1 में 3 की वैल्यू पड़ी हुई है, और इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन में आपको लिखाएगा 3। इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो कंडीशन लास्ट कहाँ तक ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू लास्ट होगी जब तक हमारे पास या तो जो वेरिएबल की वैल्यू है या तो कम हो या बराबर हो। तो कम तो हमारे पास ज़्यादा से वैल्यू 9 हो सकती है, और बराबर हमारे पास वैल्यू हो सकती है 10। तो वेरिएबल 1 के पास जब ये वैल्यू 10 आ जाएगी मतलब, तो उसके बाद यहाँ लिखा, अब कंपैरिजन देखते हैं, अगर हमारे पास वेरिएबल 1 की वैल्यू 10 आ जाती है तो क्या होता है, ये चेक करेगा कि भाई 10 जो है वो क्या वो बराबर है 10 के, यहाँ पे 10 बराबर है 10 के, और इस ब्लॉक को चला देगा। ब्लॉक में लिखा वेरिएबल 1 को शो करो स्क्रीन पर, 10 तक वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा, और इंक्रीमेंट में वैल्यू इंक्रीज होके अब हो जाएगी 11, और जब ये 11 हो जाएगी तो हमारे पास कंडीशन वाला ब्लॉक चलेगा। जब ये कंडीशन वाला ब्लॉक चलेगा तो अब हमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है वेरिएबल 1 के पास, 11। क्या 11 कम है 10 से, नहीं भाई। क्या 11 बराबर है 10 के, नहीं। तो अब हमारे पास कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो अब हमारा ब्लॉक नहीं चलेगा। अब हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे कि 1 से लेके हमारे पास 10 की सीरीज किस तरीके से चली। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरी की पूरी हमने सीरीज किस तरह चला दी। कोशिश करें इस प्रोग्राम को रन करें और मुझे बताइएगा आपका आउटपुट क्या आया। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, और उसके बाद मैंने सी इन में जो भी वैल्यू लिखूंगा वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिख दिया है, तो जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो यहाँ पर भी आ जाएगी। इसी तरीके से जो वैल्यू जो भी आपने रन टाइम पे दी होगी वो कंपेयर होगी, और वो इंक्रीमेंट होगी इनडायरेक्टली, और वो शो भी हो रही होगी। आप मुझे बताइएगा कि इसका आउटपुट क्या क्या आ सकता है। एटलीस्ट तो 3 एग्जाम्पल इस वाले प्रोग्राम से मुझे बताइएगा। कम से कम ये 5 टास्क करके दिखाएं विद जो के लूप को यूज़ करते हुए। तो पहला टास्क हमें कहा जा रहा है कि जनरेट करे ऐसी सीरीज बनाएं जो से 1 से लेके 50 तक जाए। दूसरी चीज़ ऐसी बनाओ इवन नंबर को जनरेट करे 10 तक। तीसरा टास्क कहा जा रहा है कि ओड नंबर जनरेट करो 11 तक। चौथा टास्क कह रहा है कि मुझे 50 से लेके 1 तक वैल्यू जानी चाहिए, मतलब उल्टी जानी चाहिए 50 से लेके 1 तक। तो मुझे जनरेट कर दिखाओ ये फॉर लूप के हेल्प से।
कुछ टास्क नंबर 5 कह रहा है कि मुझे जनरेट करके दो सीरीज इवन नंबर की जो स्टार्ट हो जाए 4 से या फिर मेरी मर्जी पे और जो हो भले फिर 22 तक चली जाए, ठीक है, मगर जनरेट यूज़र के मुताबिक हो। जाना कहाँ तक चाहिए, 22 तक जानी चाहिए, मगर जनरेट जो है यूज़र के मुताबिक हो। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि क्रिएट करें अकाउंट स्टूडेंट का। इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, जिसे पूछेंगे बेटा नाम क्या है, उसको वैल्यू में स्टोर करते जाओ, फिर उसका पूछो डिपार्टमेंट कौन सा है, उसको स्टोर करते जाओ। जैसे आप सारा को स्टोर कर लोगे, उसको लॉगिन करवाओ तो ये लॉगिन हो जाए। उसके बाद उसको लिखा आ जाए वेलकम स्टूडेंट का नाम। टास्क नंबर 2 में कहा जा रहा है अगर हमारे पास डेजिग्नेशन मैनेजर हो और एम्प्लॉय का नाम एहसन हो तो उसको मैसेज दिखा जाए, ग्रीट करे उसको कि वेलकम एहसन, ठीक। एल्स क्या हो, अगर ऐसा ना हो, ऐसा नाम ना हो तो लिखा है दिस एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिट, तो ये एम्प्लॉय एग्जिट नहीं करता। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। इफ डेजिग्नेशन, अगर हम अब इस लास्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है कि अगर डेजिग्नेशन जो है मैनेजर है और एम्प्लॉय का नाम एहसन है तो शो करे हमें, तो शो करे ग्रीट मतलब वेलकम करे उसको, उसका नाम लिखा है उसके साथ वेलकम टू एहसन, वेलकम एहसन, ठीक है, ऐसा लिखा आ जाए। और उसके बाद अगर ऐसा ना हो तो वो लिखा है ये एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिट, मतलब अगर एहसन लिखा नहीं, किसी ने कुछ गलती से वकास लिख दिया तो लिखा आ जाए दिस एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिट, ठीक है ना। यहाँ लिखा आ जाए कि भाई रॉन्ग एम्प्लॉय नेम लिखा है आपने, यहाँ लिखा आ जाए एल्स। इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि आप टास्क नंबर 1 में क्या करें, क्रिएट करें स्टूडेंट का अकाउंट। इसका मतलब हो जाता है रजिस्ट्रेशन। आप पूछेंगे उसका नाम, सिंपल सी चीज़ों से आप पूछ लें जो रजिस्ट्रेशन में ज़रूरत होती हैं, जिसका उसके डिपार्टमेंट का नाम और उसका जो है उसका अपना नाम, 4-5 चीज़ें आप पूछ के उसके बाद एक लॉगिन सिस्टम बनाएं। जब वो लॉगिन करे तो वो जैसे वो लॉगिन हो जाए सही आईडी के मुताबिक तो उस पर लिखा जाए वेलकम स्टूडेंट नेम, ठीक है, वेलकम लिखा जाए और स्टूडेंट का नाम लिखा जाए जैसे वेलकम एहसन, ठीक है ना। और उसके बाद टास्क 2 कहा जा रहा है कि अगर डेजिग्नेशन में मैनेजर है हमारे पास और एम्प्लॉय का नाम एहसन है तो शो करो उसको ग्रीट मतलब लिखा जाए वेलकम एहसन। और अगर ऐसा ना हो तो लिखा आ जाए यूज़र इंटर्ड इनकरेक्ट नेम, ठीक है। और ये इंटर नेम किस लिए आए, जब उसने एहसन का नाम लिखा हो और अगर डेजिग्नेशन ही गलत दी हो तो वहाँ लिखा आ जाए यूज़र इंटर इनकरेक्ट डेजिग्नेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ टास्क नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। टास्क नंबर 3 की बात करते हैं। अगर सैलरी हमारी 10,000 है किसी एम्प्लॉय की, मतलब कोई जो हमारे सीन में लिखे 10,000, तो क्या हो जाए मेडिकल अलाउंस हो जाए 4,000 उसके पास ऐड हो जाएं और उसके बाद मतलब उसके पास मैसेज आ जाए आपको ऐड किए जा रहे हैं, आपकी सैलरी में ऐड किए जा रहे हैं मेडिकल अलाउंस 4,000 है। और अगर कोई सैलरी की वैल्यू दे देता है 1 लाख तो फिर उसके मैसेज में आ जाता है जिसमें लिखा आता है कि 2,000 डिडक्ट किए जा रहे हैं आपके क्योंकि टैक्स ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इफ़ इट हेल्प्ड यू इन एनी वे तो कोशिश कीजिएगा मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक कर दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा।